गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा ये 10th क्लास का 4th लेसन ही चल रहा है। जो लेसन का हमारा नाम था कृषि, तो उसकी जो हेडिंग है आज की हम ये पढ़ेंगे। जैसे हमने खाद्यान्न फसलों के बारे में पढ़ लिया था, दाल थी, चावल थी, मोटा अनाज था, तो आज हम खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें पढ़ेंगे। इसमें जो गन्ना है, सबसे पहले गन्ने के बारे में विस्तार से जानेंगे कि गन्ना जो है ये उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी उष्ण ऋतु में भी और उपोष्ण में भी, गर्मी के मौसम में भी और शीत ऋतु में भी, यानी हम दोनों मौसमों में यानी गन्ने को उगा सकते हैं। और इसके लिए जो गन्ने की फसल उगाने के लिए जो हमें वार्षिक यानी वर्षा की जितनी मात्रा चाहिए वो 75 से 100 सेंटीमीटर है वाली होनी चाहिए। इसके बाद है बेटा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गन्ना उगाया जाता है, जैसे सिंचाई की व्यवस्था वगैरह करके यानी गन्ने की फसल को उगाया जा सकता है जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती है। इसके लिए इसको अनेक मिट्टियों में मिट्टी यानी इससे बलुई मिट्टी से यानी रेतीली मिट्टी से लेकर और जैसे जलोढ़ मिट्टी है हमारी उसमें भी इसको उगाया जा सकता है। और गन्ने को बुआई से लेकर यानी बुआई से लेकर बोने से लेकर काटने तक की प्रक्रिया में शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। और जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो ब्राजील है, और ब्राजील के बाद हमारा भारत देश है जिसमें गन्ने का उत्पादक यानी गन्ना उत्पन्न किया जाता है। और गन्ना से जो चीज बनती है वे चीनी है, गुड़ है, खांड सारी है, सीरा बनाने में भी यानी गन्ना काम आता है। और ये तो थे क्या नाम है हमारे देश यानी अनेक राज्यों में भी जैसे उगाया जाता है गन्ना है हमारा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा भी गन्ने के उत्पादक राज्य हैं। तो जैसे कि बेटा मैंने बताया आपसे गन्ने के बारे में, गन्ना हमारा उष्ण और उपोष्ण यानी दोनों तरह की फसल है। इसको उगाने के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है उन क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबंध करके गन्ना उगाया जा सकता है। इसको अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। और कटाई से लेकर जैसे कि मैंने बताया है बुआई से लेकर कटाई तक इसमें परिश्रम की मेहनत वो जरूरत होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम तिलहन। तिलहन होता है बेटा जिन फसलों से तेल निकाला जाता है उनको हम तिलहन कहते हैं। अगर 2008 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा और तिलहन उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा तो तिलहन यानी तेल प्राप्त होता है। जिन फसलों से सबसे जो अग्रणी रहा है वो चीन रहा है। चीन के बाद तोरिया भी है, तोरिया के ये कनाडा भी है, और कनाडा के बाद हमारा जो देश है भारत वो तीसरे स्थान पर है। इसके बाद है तिलहन यानी जिन फसलों से तेल निकाला जाता है वे फसल है हमारी मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी जो भारत में उगाई जाती हैं। आपको पता है कि इन फसलों से तेल उगाया जाता है और ये फसलें खाद्य यानी खाने की भी हैं। और इन फसलों से जो तेल निकाला जाता है उस तेल का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। खाने के अलावा इस तेल का प्रयोग साबुन बनाने में, श्रृंगार का सामान बनाने में, उपटन बनाने में, उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। अब है हमारा मूंगफली। मूंगफली भी आप जानते हैं एक तिलहन फसल है और ये खरीफ की फसल है। इसके बाद ये गुजरात में जो मूंगफली है सबसे ज्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में यानी उगाई जाती है। अलसी और सरसों है जो ये आपने याद रखना बेटा। जो मूंगफली है वो है तो तिलहन लेकिन खरीफ की फसल है, यानी जब चावल उगाया जाता है तब उगाई जाती है। और जो उत्पादक राज्य मैंने गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह हमारे। इसके बाद जो अलसी है, सरसों है, ये हमारी रबी की फसल है, यानी जब क्या नाम है हमारे गेहूं उगाए जाते हैं तब अलसी और सरसों को उगाया जाता है। आपने देखा होगा गेहूं के साथ सरसों भी साथ में उगाई जाती है, तो ये हमारी रबी की फसल है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की है, ये याद रखें। जो तिल होता है तिल की भी फसल होती है। अगर उत्तरी भारत की बात करें तो यह खरीफ की फसल यानी जब उत्तरी भारत में चावल उगाया जाता है तब तिल उगाया जाता है। लेकिन दक्षिणी भारत की बात करें तो तिल जो है रबी की फसल है, यानी ये रबी की भी है और खरीफ की भी है। अरंडी खरीफ और रबी यानी ये दोनों की तरह है। खरीफ में भी यानी चावल के साथ भी इसको उगा सकते हैं, और जब हम गेहूं उगाते हैं यानी रबी की फसल उगाते हैं तो उस ऋतु में भी अरंडी को उगाया जा सकता है।
इसके बाद है हमारा चाय। चाय आपको पता है बेटा एक रोपण कृषि का उदाहरण है, जैसे आप पिछली क्लासों में इस बात के बारे में जान चुके हैं। और ये एक पेय फसल होती है। शुरुआत में जो अंग्रेज थे इसे भारत लेकर आए थे, लेकिन आज अधिकतर चाय के बागानों के जो मालिक हैं वो भारतीय लोग हैं। चाय का जो पौधा है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी जो चाय का पौधा होता है जहां पर उपजाऊ मिट्टी होती है और जड़ों में जो पानी की मात्रा रोकने की शक्ति होती है और जिनमें जल जो है सुगमता से पहुंच सके, ऐसे क्षेत्र में चाय का पौधा उगाया जाता है। ज्यादातर ये पहाड़ी क्षेत्रों में और ढलुआ क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर यानी नम एक तरह की यानी समान जल वर्षा की जरूरत होती है। और जो वर्षा की बौछारें होती हैं वो पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय उगाने में भी बहुत अधिक श्रम यानी परिश्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय की जो पत्तियां होती हैं बड़ी कोमल होती हैं और उनको चूटने में ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए चाय की जो फसल होती है उसमें शारीरिक परिश्रम की अधिक आवश्यकता होती है। अब है जो चाय सबसे ज्यादा उगाई जाती है असम में, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में और जलपाईगुंडी में के जिलों में उगाई जाती है। इसके अलावा ये क्या नाम है, जलपाईगुंडी जिलों की पहाड़ियों में और तमिलनाडु और केरल में भी। इसके अलावा जो हमारे राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, और इसके अलावा बेटा जो हमारी चाय की फसल है वो जो राज्य है हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी उगाई जाती है। और अगर 2008 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो भारत विश्व में चीन तथा टर्की के बाद यानी चाय उगाने में तीसरा स्थान है। सबसे पहले हमारा चीन है चाय का उत्पादक, फिर टर्की है और उसके बाद जो है भारत का तीसरा स्थान है। इसके बाद हमारा कॉफी का टॉपिक शुरू होता है, ये बेटा हम कल पढ़ेंगे कॉफी वाला। थैंक यू।